अब्दुल्ला साहब, एक तो हम ये देख रहे हैं कि मोदी साहब पर तलवार भी लटक रही है क्योंकि आरएसएस का एक एजेंडा है कि 75 ईयर्स उनकी मुद्दत होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप जो हैं वो इस सीट पर नहीं बराजुमान रह सकते। अब ये इसको किस तरह से देख रहे हैं? और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये मामला कि जो चाइना के साथ अब जो बढ़ती हुए हम देख रहे हैं कि मामलात हैं, ख़ास तौर पे इंगेजमेंट्स हैं, ये क्या तनाव कम करना है या कुछ और मुहर्रिकात हैं इसमें? देखें, जहां तक मोदी का मामला है, मोदी का तो एक बड़ी वाज़ेह बात नजर आ रही है और वो ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो रहे हैं। ख़ासतौर पे पाक भारत जंग के बाद जिस तरीके से एक जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना उनको करना पड़ा और इसी वजह से उनको एक ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करना पड़ा, उसकी बुनियाद के ऊपर मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किलात पड़ रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद एक बात बड़ी अहम है और वो ये है कि नरेंद्र मोदी का क्या कोई मुतबादिल है? तो बिल्कुल है। इस टाइम पे अमित शाह जो है वो एक बहुत अहम आदमी के तौर पर उभर के आ रहे हैं और सियासत बड़ी बेरहम होती है। सियासत जो होती है वो उसमें ये नहीं देखा जाता कि नरेंद्र मोदी कौन है क्या नहीं, क्योंकि अमित शाह ने अपना फ्यूचर बनाना है। इसी तरीके जिससे राजपाल सिंह वगैरह और दीगर जो है राजनाथ सिंह वगैरह, इन्होंने अपना फ्यूचर बनाना है। तो मेरा ख्याल है कि माइंड सेट है वो भी इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे या कुछ बेहतरी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी? नहीं, ये योगी आदित्यनाथ वगैरह जो हैं ये बड़े खतरनाक लोग हैं। ये एक बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू भी आ सकता है और अगर ये योगी को उन्होंने चुन लिया तो फिर तो आपके लिए बड़ी मुसीबत बनेगी, क्योंकि ये तो नरेंद्र मोदी से भी बड़ा जो दरिंदा है और इसलिए ये एक आइडियोलॉजी है, एक माइंडसेट है और इस टाइम पे आरएसएस का माइंडसेट जो है वो राइजिंग और शाइनिंग इंडिया की पॉलिसी को खा चुका है और साथ ही साथ जो है उसने गांधी को जो है ना सिर्फ जाती तौर पे नथुराम गॉडसे ने मारा था जो कि आरएसएस का नुमाइंदा था, बल्कि अब जो इनकी पॉलिसीज हैं उससे तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये एक पाकिस्तान के साथ उनकी मुखासमत एक आइडियोलॉजिकल बुनियाद के ऊपर है। इससे मोदी का होना या कांग्रेस का होना या किसी और का होना कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में पाकिस्तान को 2 लख्त किया गया था। उनके ज़माने में भी जो है सरबजीत सिंह और कश्मीर सिंह जैसे दहशतगर्दों को यहाँ भेजा गया था। कुलभूषण यादव जो है वो बेशक इनके दौर में आया, लेकिन बाकी जो हम माजी के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज देखते रहे, जंगे देखते रहे, वो कांग्रेस जो है उसके अंदर बाकायदा उसने किरदार अदा किया। इसलिए मौजूदा सूरत हाल के अंदर मेरे ख्याल में जो अभी सूरत हाल बन रही है उसके अंदर अगर आप चाइना के हवाले से बात कर लें, देखिए चाइना के हवाले से बात बड़ी वाज़ेह है और वो ये नजर आ रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ अलल ऐलान खड़ा हो चुका है। मेरी आज ही चाइनीज सफीर से मुलाकात हुई और मैं समझता हूं कि वो बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक प्रिंसिपल्ड स्टांस जो है वो पाकिस्तान के हवाले से ले लिया हुआ है। अब ये नजर आ रहा है कि ये जो उन्होंने स्टांस लिया है, ठीक है कि भारत के साथ उनकी तिजारती हुजम जो है वो तकरीबन $100 बिलियन से तजावज कर गया है, लेकिन इस सब के बावजूद जो है उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि मगरिब जो है भारत को एक टूल के तौर पर चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। अभी आपने डैमों का जिक्र किया, जो डैम इस टाइम पे तिब्बत के अंदर बनाने जा रहे हैं वो 50 मुरब्बा मील के ऊपर मुहित होगा, जिसकी तकरीबन जो डेप्थ है वो तकरीबन 2000 मीटर बताई जा रही है, जो कि बहुत बड़ा एक मामला है। अरुणाचल प्रदेश की जो वजीर आला है वो ये कह चुके हैं कि जनाब इस टाइम पे अगर ऐसा हुआ तो ब्रह्मपुत्र जो दरिया है वो जो है वो तकरीबन यांगसी रिवर, क्योंकि ये यांगसी रिवर के ऊपर जो है वो बन रहा है, लेकिन उसका मतलब यह है कि 3 गॉर्जेस डैम के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 17 बिलियन तकरीबन $170 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, जिससे तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा जॉब्स जो है वो क्रिएट हो सकेंगी ये चाइना के अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।